50 में से 43 प्रश्न सीधे क्लास से मिल जाना अपने आप में यह एक विशेष प्रकार की स्ट्रेटजी को प्रदर्शित करता है। नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा 26 अप्रैल के दिन जो शेड्यूल की गई है, अभी हाल ही में एमपीपीएससी ने 22 मार्च यानी कि लगभग 28 से 30 दिन पहले जो है यह परीक्षा ली हुई है और यह परीक्षा जो है राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 की है, जो कि आपकी 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई है और इसमें से 50 में से लगभग जो है 43 प्रश्न वो आए हुए हैं जो हम विभिन्न प्रकार की अपनी क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं और मैं हर क्लास को जो है हर क्वेश्चन को बता भी सकता हूं। हालांकि अभी समय जो है ये स्क्रीनशॉट दिखाने का नहीं है, क्योंकि ये जो अगली आपकी 26 अप्रैल की परीक्षा है इसमें परिणाम बता देगा कि हमारी कोशिश कैसी थी। चलिएगा इन प्रश्नों को जो है देख लेते हैं। चूंकि अभी हाल ही में 20 दिन पहले एमपीपीएससी ने ये परीक्षा ली हुई है, तो यह आपको संकेत भी है कि जो अगली 20 दिन बाद यानी कि 26 अप्रैल को जो परीक्षा होनी है एमपीपीएससी द्वारा, और चूंकि एग्जाम बॉडी वही है, एमपीजीक्यू वही है, तो सभी के लिए जो क्या हो जाता है वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिएगा देख लेते हैं वो कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको जो है कहाँ सतर्क रहना है, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ गलती हो रही है और कुछ जो है कैसे प्रश्न सॉल्व करना है। मैं ये भी बताऊंगा कि सही जो सभी ऑप्शन एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें जो है कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना होता है। तो हालांकि पूरे के पूरे 43 प्रश्न डायरेक्ट सीधे नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं उस स्किल के बेस पर मैं बताऊंगा। तो चलिएगा देखते हैं, जुड़वा दूंगा बात में कौन कौन से जो है आए हुए हैं, हर क्वेश्चन बताता चलूंगा। चलिएगा देखते हैं हम जो है 26 प्रश्न ये देख लेते हैं सभी प्रश्न, और ये एमपीपीएससी द्वारा लिए गए ही प्रश्न हैं। और कि बोले कृष्ण उठो पारथ है, और जो है ये महाभारत की कविता है एक है, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं पार्थ से कि उठो और गांडीव पर जो है बाणों को रखो और प्रत्यंचा को खींचो और फिर साबित कर दो अपने आप को कि आपके जैसा जो कोई और नहीं है। यानी कि अपना जो है कर्म इतनी ईमानदारी से निभाना कि तकदीर घुटने टेकने पर जो है मजबूर हो जाए। चलिएगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप जो है वहाँ से आसानी से और भी जो आपके डाउट है वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सभी प्रकार के पीडीएफ ले सकते हैं। चलिएगा देखते हैं और बात करते हैं। आपके सामने जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है और इस पहले प्रश्न में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है शुरू की गई है। मैंने 3 परियोजनाएं बताई हुई थी मध्य प्रदेश की सरकार की ई गवर्नेंस वाली क्लास में, जो हमने अभी कंप्यूटर की जो मास्टर क्लास भी की हुई थी, यूनिट 9 की जो है मास्टर क्लास की थी, उसमें भी बताया था कि 3 परियोजना, एक हेड स्टार्ट परियोजना 2002 में, और एक जो है ज्ञानदूत परियोजना जो कि कहाँ शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश के धार जिला से शुरू हुई थी, और कब वर्ष 2000 में जो है शिक्षा से संबंधित क्या है ई गवर्नेंस की परियोजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हुआ। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो हमने कंप्यूटर की मास्टर क्लास की हुई थी वही से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कहाँ का है, मेमोरी का है। और आप याद कीजिए हमने क्या देखा था, प्राइमरी मेमोरी देखा था और सेकेंडरी मेमोरी देखा था। और आप याद कीजिए कि मैंने सेकेंडरी मेमोरी में क्या बताया था, मैग्नेटिक टेप जो है बताई हुई थी। क्या बताई थी, मैग्नेटिक टेप बताई हुई थी, और उसमें जो है चित्र बनाया था इस प्रकार से कि ऐसी होती है और उसमें जो है क्या भरा होता है, धागा भरा होता है, वो चुंबकीय टेप होती है। क्या होती है, चुंबकीय टेप होती है। अब प्रश्न पढ़िए ध्यान से कि डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलाइड जैसी सामग्री का एक लूप, मतलब कि लचीली क्या होता है, यहाँ धागा जैसी संरचना होती है, एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश में यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक आवेश के रूप में क्या करता है, संग्रहित करता है, उसे क्या कहते हैं। ये भाई सब ये दोनों की दोनों जो है ये क्या है, फ्लॉपी डिस्क, ये लाइट के माध्यम से मतलब
ऑप्टिक का प्रयोग करती हैं, ठीक है, प्रकाश का प्रयोग करती हैं विद्युत को ग्रहण करने के लिए। तो आपका जो है ये क्या होने वाला है, सही ऑप्शन होने वाला है। अगर थोड़ा सा भी जो क्या किया होगा आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो निश्चित रूप से आपके क्या है क्वेश्चन वही है। और आपको ये 26 अप्रैल के दिन को क्या है ये भरोसा भी है कि भरोसा रखिए अपनी मेहनत पर, भरोसा रखिए अपने कंटेंट पर। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की हुई तो निश्चित रूप से जो है आपकी क्या होने वाली है, अवसर में जो है प्राथमिकता होने वाली है। अगर आपने कर्म नहीं किया हुआ है तो अपेक्षा भी उतनी रखिएगा। और मैंने तो मैं सच कहूँ तो हर परिस्थिति में जो है अपना पूरी 100% देने का प्रयास किया है और आज बोल भी रहा हूँ उसी तरीके से कि प्रश्न फंसे हुए हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, तीसरे नंबर में जो है प्रश्न पूछा गया है, ये देखिएगा, याद कीजिएगा भाई, पूरा का पूरा चित्र याद कीजिएगा। सीपीयू के संदर्भ में कंप्यूटर मेमोरी के पदानुक्रम को जो व्यवस्थित कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू जो है इस प्रकार से होता है, ठीक है, मेमोरी का क्रम कैसा होता है, सीपीयू होता है। और सीपीयू में ही क्या होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी होती है, रजिस्टर के बाद कैश होती है, कैश के बाद में प्राइमरी होगी और सबसे बाद में क्या होगी, सेकेंडरी होगी। लगा दीजिएगा ऐसे ही। सबसे पहले क्या हो जाएगा जो है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रोसेसर यानी कि रजिस्टर मेमोरी हो जाएगी, फिर कैश मेमोरी हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी प्राथमिक, फिर हो जाएगी द्वितीयक हो जाएगी। कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं सही तरीके से पढ़ने का जो है सही तरीका। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यान कीजिएगा, मैंने जब एआई को पढ़ाया हुआ था तो उसमें है दो तरीके से जो है इसको सॉल्व करवाया हुआ था। मैंने कहा था कि ब्रांचेस जो है आती हैं, एआई की शाखाएं आती हैं, और उन शाखाओं में जो है हमने क्या किया था, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एक्सपर्ट एआई और जो है कंप्यूटर विजन 4 किया हुआ था। फिर कहा था कि दूसरे तरीके से भी एक एआई का डिवीजन किया जाता है जिसमें होता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और जो है ये नहीं होता है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये 3 प्रकार की बताई हुई थी, लेकिन ये वाला जो है प्रकार उसमें किसी प्रकार का शामिल नहीं था। ये भी कहा था कि इसमें जो है हम पहले से क्या बता देते हैं, डाटा को जो है फिक्स कर देते हैं कि उत्तर टाइप को इसमें बता देते हैं। इसमें जो है संकेत नहीं देते हैं, हम अपने आप वो डाटा को कैटेगराइज करता है। और इसमें जो है हम पुरस्कार और दंड का सिद्धांत अपनाते हैं, यानी कि सही बताने पर पॉइंट देते हैं और गलत बताने पर पॉइंट काट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है एआई की मशीन लर्निंग के अंतर्गत मतलब 3 प्रकार है, उसमें कहता है कौन शामिल नहीं है, तो जो है रिवर्सेस शामिल नहीं है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिएगा ये प्रश्न भी हमने किया हुआ है, ठीक है। कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है जो कि उन ऑडियो, वीडियो और छवियों को इंगित करती है जो एआई द्वारा उत्पन्न होती हैं जबकि वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे क्या कहा जाता है, तो याद कीजिएगा मैंने कहा था इसमें कि यह जो है डीप फेक तकनीकी है, जिसमें क्या किया जाता है किसी भी व्यक्ति का चेहरा लगा करके उससे जो है कुछ भी बुलवा दिया जाता है और ऐसा लगता है कि उस आदमी ने बोला हुआ हुआ है, लेकिन रियल में वह आदमी नहीं बोलता है। और मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जब आप बहुत अमीर हो जाएंगे, मोदी जी जैसे आदमी बन जाएंगे, तो जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनका चेहरा लगा करके ये वीडियो बनाए जाते हैं और ऐसा लगता है कि रियल में जो है यह व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो डीप फेक तकनीकी का उपयोग करके भी किसी भी प्रसिद्ध पर्सनालिटी को जो है उसके फेस का जो है इसमें क्या उठाया जाता है, फायदा उठाया जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, उठाइएगा। और मैं ये भाई साहब मेरा बनाया हुआ पेपर नहीं है, एमपीपीएससी का लिया हुआ पेपर है, आपको बिल्कुल हलवा लग रहा होगा, ठीक है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन भाई हैं ही अपने पढ़े हुए, तो क्यों ना हलवा लगेगा। नोबेल पुरस्कार साहित्य में जो है किसे दिया गया है, तो आप याद करो कि जो है लास्ट जलो जो है और कोई हो जाएंगी, जो कि हंगरी की क्या है एक जो है लेखिका थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं और ट्रिकें भी जो है आपको याद होंगी मुझे उम्मीद है। कौन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट में सफलतापूर्वक चढ़ाई करते हुए नीचे उतरने वाला पहला व्यक्ति है बना है, तो ये जो है क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बताया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है बाहर का है। इसमें सही जवाब जो है आपका क्या है, आंद्रेज बर्गियर है। लेकिन मैं फिर से कह दूं 100% सिलेक्शन के लिए जरूरत नहीं है, जितनी सिलेक्शन के लिए जरूरत है उतने नंबर आपके हो जाएंगे, बस आप बना लें। अगली बात करते हैं। अगला है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है। अब देखिएगा ये अभी मैंने हाल ही में तो नहीं करवाया हुआ है, लेकिन अगर आपने किया हुआ था तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत पेरिस ओलंपिक, ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम, ये 4 गेम जो है करवाए थे, ठीक है। काफ़ी समय हो गया, 4 जो है शुरुआत के मतलब दौर में करवाए हुए थे और इसमें बताया भी था कि पहले जो है कहाँ पर आयोजित किए गए थे और जो है वर्तमान में ये 2030 में कहाँ होना है, भारत में अहमदाबाद में होना है। अगला प्रश्न है आपसे जो है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि
भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल पार्क यानी कि पीएम मित्र पार्क जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? कई बार जो है इसको बताया हुआ था कि पूरे भारत में जो है 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे, उसमें से पहला मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में जो क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जन जाति न्याय अभियान यानी कि पीएम जनमन योजना, कितनी बार जो है इसको भी कहा हुआ है कि भाई पीएम जनमन योजना, धरती आबा कार्यक्रम, आहार अनुदान योजना, ये 3 योजना जो बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे पूछी जाती हैं। पीएम जनमन योजना पीबीटी के लिए है और के अंतर्गत 2024-25 में मध्य प्रदेश से कितने जिलों को लाभान्वित किया गया है? ये अभी क्वेश्चन करवाया था जिस दिन मैंने क्या करवाए थे, ऑल एग्जाम के PYQ करवाए हुए थे, उसमें आगे क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है 24 से क्या है, 24 मतलब जिलों को मध्य प्रदेश के चयनित किया गया है। अगली बात कर लेते हैं और अगला है विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम मूल्य पर जो है प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया जा रहा है? अब देखिएगा ये क्वेश्चन भी जो है कहाँ किया हुआ था, अभी जो हमने यूनिट 8 की जो वन शॉट करंट अफेयर की क्लास की हुई थी, उसमें देखना जो अंतिम भाग है आर्थिक सर्वेक्षण वाला, बजट के बाद में जो हमने फसल के बारे में क्वेश्चन करवाया हुआ था, तो उसमें देखिएगा कि MSP यानी कि कृषि के लिए जो क्या प्रयास किए गए थे उस वाले सेशन में देखेंगे तो कहा था कि 1 साल के लिए क्या किया गया है, सोयाबीन के लिए MSP लागू की गई है। तो ये क्वेश्चन भी जो है अपन ने पढ़ा हुआ है। और देखेंगे तो सोयाबीन में जो है पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का है, कोई गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, GSDP 2024-25 में वर्तमान मूल्यों पर कितना है? देखिएगा प्रचलित मूल्यों पर पूछा है, लेकिन ये 2024-25 के मतलब त्वरित प्राइस पर पूछा हुआ, त्वरित अनुमान के आधार पर। एक होता है एडवांस प्राइस, तो मैंने आपको कहा था कि एडवांस प्राइस जो कितना है GDP का 16 लाख जो है 69,000 करोड़ रुपया है, और मैंने कहा था कि जो है आपको क्या होगा, एक मतलब कम में जाना है आपको, ठीक है। जब आपका ये एडवांस प्राइस के आधार पर है, जब आपको जो है त्वरित अनुमान के आधार पर पूछे तो आपको क्या करना होगा, कम करना होगा, और वो कितना है 15,03,000 है, ठीक है। तो अगर त्वरित पूछता है तो क्या हो जाएगा 15,03,395 करोड़ रुपए, अगर जो आपसे एडवांस पूछता है तो क्या हो जाएगा 16,69,000 करोड़ हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है जहां आपसे जो है पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ है, हालांकि ये करवाया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में उप लोकायुक्त जो है कौन बने हुए थे, तो जो सत्येंद्र सिंह थे वो क्या बने हुए थे, उप लोकायुक्त जो है बने हुए थे। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं और अगला है निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यकाल जो सबसे लंबा रहा, तो जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव हैं जिनका नाम है HS कामत, उन्हीं का जो है लंबा रहा। ये भी ध्यान रखिएगा जो दूसरे नंबर के थे, ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, तो RP नरोन्हा जो है दूसरे मुख्य सचिव रहे हैं। वर्तमान में कौन है, अनुराग जैन साहब जो है वर्तमान में है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं और अगला प्रश्न है 15 नंबर का, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। कई बार अपन जो है इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। अगली बात कर लेते हैं, जो नहीं बताया हुआ है, जो मेरी पढ़ाई से नहीं आया है, मैं उसमें क्रॉस कर दूंगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? तो देखिएगा इसमें उच्च न्यायालय का कोई योगदान नहीं होता। जो केंद्र सरकार में होता है तो उसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, और क्या होता है विपक्ष का नेता होता है। ये 3 लोग क्या करते हैं जो है वहां पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। और जो राज्य में होते हैं तो PM की जगह पर क्या होता है, CM होता है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा, यानी कि विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष हो जाएगा। और इसके अलावा जो है एक जो है कैबिनेट मंत्री होगा, वो खास तौर से होम मिनिस्टर ही होता है राज्य में भी, ठीक है। तो इसमें जो है न्यायालय का कोई योगदान नहीं होता है, अपन ने कई बार इसको डिस्कस किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अंतर्गत कौन गौवंश की परिभाषा में शामिल है? तो इसमें जो है गाय, सांड, बैल, बछड़े, ये सभी को क्या किया गया, शामिल किया गया। ये कल ही मैंने टेलीग्राम में क्वेश्चन जो भेजा हुआ था, कल या परसों भेजा हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा में जो है लोक सेवक के को जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है के कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन नहीं मैंने पढ़ाया हुआ है और इसका सही जवाब है धारा 4 जो है सही है।
और ये जो है थोड़ी सी अजीब, मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं रेयर में, तो वो ये नहीं बताया हुआ है मैंने। और अगर बात करें तो ये जो है 1989 का अधिनियम है, तो इसमें अधिकतम सजा कितनी है, तो ध्यान रखना मृत्यु दंड तक का जो है इसमें अधिकतम सजा है। अगली बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बैगा जनजाति मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है कई बार अपन ने किया हुआ है, डिंडोरी जिले में जो है निवास करती है। तो झाबुआ तो नहीं होने वाला, होशंगाबाद भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर छिंदवाड़ा और डिंडोरी बचते हैं, तो डिंडोरी जिले के जो बैगा जनजाति है उन्हीं को जो है पीबीटीज में शामिल किया गया है, तो ये अपन ने किया हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। कई बार किया हुआ है कि बैगा है, ठीक है, कौन है, तो सहारिया जो है आपका सही हो जाएगा। बैगा, सहारिया, भारिया जो है 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अगली बात कर लेते हैं। अगला है कि कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, याद करिए कौआ की कहानी जो माटी लेकर के आया हुआ था महादेव। ठीक है, तो बैतूल जिले की जो है जनजातियों वाली क्लास में देखना आराम से, जो बहुत डिटेल में इसको किया हुआ है। अगली बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या बताए हुए 21% है, और जो एससी का प्रतिशत है वो कितना है, 15% है। आगे बात कर लेते हैं, सहारिया जनजाति मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है। सहारिया जनजाति की बात कर रहा है, तो मैप में जो है कई बार अपन ने क्या किया, चीजें डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर जो रहती है सहारिया जनजाति रहती है। अब यहाँ पर कौन सा जिला नहीं आता है, खंडवा नहीं आता है, खरगोन नहीं आता है, झाबुआ नहीं आता है, शिवपुरी आपका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, जहां आपसे पूछा जा रहा है कि राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अधिकरण जो है किस नाम से, जिसका नाम परिवर्तित करके कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया है, इसका गठन कब किया गया था। देखिए प्राधिकरण की बात करें तो 2011 में जो है इसका गठन किया गया था। और ये क्वेश्चन जो आप देखेंगे यूनिट 10 की जो हम पहले क्लास की हुई थी डिटेल में, तो उनमें जो है ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, कोल जनजाति में इसको किया हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, जनजातीय मंत्रणा परिषद, ये भी क्वेश्चन जो है जनजातियों का है। जनजातीय मंत्रणा परिषद यानी कि जनजातीय सलाहकार परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की जो है कुल जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो ये क्वेश्चन कहाँ है, जो हमने पहले शुरुआत में क्या किया था, यूनिट 10 को जब पूरा किया था तो उसमें देखेंगे संवैधानिक प्रावधान वाली यूनिट देखेंगे, मतलब टॉपिक देखेंगे, तो उसमें देखना कि जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने होते हैं, अधिकतम 20 सदस्य जो है हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आज जो हमें आज क्लास की हुई थी ना, कि जो साहित्य वाली मैंने कहा था कि साहित्य से 100% जो है आपको क्या मिलेंगे, जो है 3 से 4 प्रश्न जो है हर पेपर में देखने को मिल जाते हैं, और वो पूरी की पूरी रचनाएं मैंने एक साथ जो है बताई हुई थी वहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस किसकी रचना है, तो यह जो है स्टीफेन हिस्लॉप की रचना है। हीरालाल और रसेल ने क्या उनसे लिखी हुई थी, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस जो है क्या है, इनकी रचना है। चलिए गई, आज भी जो साहित्य वाली क्लास हुई थी उसमें ये मैंने करवाया हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को जो है आराध्य देव के रूप में मानती है, तो आपको क्या पता होगा, कोरकू को, क्योंकि इनको जो है महादेव ने बनवाया था, और महादेव जो है रावण के कहने पर जो है वहां से इनको कोरकुओं को जो है बनवाया हुआ था, इसलिए इनकी क्या करते हैं, रावण की पूजा करते हैं। अगली बात कर लेते हैं, देखिएगा पेशा एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार हमने पेशा अधिनियम को भी किया है। पेशा एक्ट के किस नियम के अंतर्गत जो है ग्राम सभा को कपट द्वारा आंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की जो है वापसी का अधिकार है। अब देखिएगा ये जो है नहीं करवाया हुआ है ना, मुझे पता है, ठीक है, मैंने नहीं करवाया ना, मुझको उत्तर भी नहीं पता इसका। चलिएगा फिर बात की जो इसका उत्तर बता दूंगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि ध्यान रखना जो पेशा एक्ट है ये 2022 में लागू हुआ था, 15 नवंबर 2022 को, और इसमें क्या ध्यान रखना है, दिलीप सिंह भूरिया समिति को जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान कर ले। नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने जो है किस स्थान को अपने वंश की जो है स्थापना की हुई थी, मतलब कहाँ पर वृषनाग ने नागवंश की स्थापना की थी, तो आपको पता है विदिशा में जो है की हुई थी, और भीमनाग जो है राजधानी ग्वालियर लेकर के आया हुआ था, ये भी अपन ने प्रूव किया हुआ है। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर जो है किस कलचुरी राजा के आश्रयदाता थे, तो कई बार जो है किया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि युवराज देव में, और इन्हीं को जो क्या कहा हुआ था, इन्होंने जो है उज्जैनी भुजंग भी कहा हुआ था। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, विद्युसाल बंजकर की प्रमुख रचना है। आगे बात कर लेते हैं, किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महलक देव को जो है परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था, तो आप क्या कहेंगे, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी का जो है सेनापति था।
निमाड़ के फारकू वंश की स्थापना, देखिएगा कैसे प्रश्न आए हुए हैं भाई साहब। मलिक राजा ने जो है फारकू वंश की स्थापना की हुई थी और आशा अहीर ने क्या किया हुआ था, यहाँ पर जो है असीरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दिलावर खान जो है मालवा का गोरी वंश हो जाएगा। नासिर खान जो है खिलजी वंश का शासक है। मोहम्मद शाह, चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। अगला है देखिएगा ये प्रश्न, देखिए किस पुरातत्वविद ने हथनौरा में मानव खोपड़ी खोजी हुई थी? डॉक्टर अरुण सोनकिया द्वारा जो है कब 1982 में जो है ये खोजी गई थी। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, आपको पता होगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये सीधा क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। नरक नरक या छो नामक उपन्यास जो है किसने लिखा हुआ है? अब आपको जो है पूरी रचनाएं मैंने लिखाई हुई, इनकी भी करवाया हुआ है साहित्य में। माखनलाल चतुर्वेदी भी करवाया हुआ है, लेकिन ऐसी कोई रचना है ना है माखनलाल चतुर्वेदी की, क्रॉस कीजिएगा। हमने जो है बालकृष्ण, ये जो है बालकृष्ण बैरागी, जिनका नंदराम दास मूल नाम है, गंध नहीं बेचूंगा, इनकी रचनाएं भी की हुई है, ये भी नहीं होने वाला। अब जो है आपके दो ऑप्शन बचे हुए हैं पास में। अब दो ऑप्शन में अगर थोड़ी सी भी दिमाग लगाएंगे ना, कि जगदीश जोशीला नाम लिखा हुआ है, इन्हें 2025 में क्या दिया गया था, नोबल वो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो आप 100% यहीं पहुंच जाते हो, यही क्या है इसका उत्तर है। तो जो ये जगदीश जोशीला है ये उपन्यासकार हैं आपके, उन्हीं को ये दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं। फरवरी 1930 को जबलपुर में जो है दैनिक लोकमत जो है किसके द्वारा संपादन किया गया था? तो आपको ये भी जो है अभी देख लेना, जो साहित्य वाली क्लास है उसमें देख लेना। तो कितने हो गए भाई, 3 क्वेश्चन अपने आप हो गए साहित्य के। अभी तक जो है 3 क्वेश्चन साहित्य के हो चुके हैं। दैनिक लोकमत जो है किसने संपादन किया था? तो डीपी मिश्र यानी कि द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा जो है संपादन किया गया था। और यहाँ पर देखिएगा आर्य समाज की स्थापना जो है भोपाल में किस नाम से की गई थी? अब देखिएगा आपको मैंने हिंट तो दिया था कि आर्य समाज जो है अपने 150 वर्ष क्या कर रहा है, पूरे कर रहा है, कुछ ना कुछ जो जरूर आएगा। वही आया हुआ है कि भोपाल में जो 1890 में किस नाम से की थी। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, हालांकि आर्य समाज को करवाया हुआ है भारत के संदर्भ से। तो जो है ये जो है यहाँ पर चलिएगा, यहाँ पर जो है इसमें क्या हो जाएगा, जनसभा के नाम से क्या की हुई थी, इसमें स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, किस के हिसाब से जो है जनसभा की जो है नाम से स्थापना की गई थी, कहाँ, भोपाल में जो है की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं। और निम्नलिखित में से जो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों के साथ में क्या करता है, अपनी सीमाएं साझा करता है? तो क्या बताएंगे आप? इसका भी जो उत्तर आपको पता है कि यह जिला जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा, सिंगरौली जिला, जो क्या करता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ दोनों सीमाएं साझा करता है। अगला प्रश्न है, जहाँ से पूछे मध्य प्रदेश में उष्ण आर्द्र पतझड़ वन जो है किन जिलों में पाए जाते हैं? अब देखिएगा शब्दों को पहचानिएगा। उष्ण आर्द्र, आर्द्र लिखा हुआ, आर्द्र वन सूखे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। तो बताइए मुरैना में होंगे क्या? मुरैना एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। पन्ना में होंगे क्या? छतरपुर में होंगे? बुंदेलखंड वैसे भी सूखाग्रस्त है। मंदसौर, धार, भिंड ये भी सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो ये बालाघाट वाला जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सही करना होते हैं, ऐसे नहीं आते आपको डायरेक्ट प्रश्न थोड़ी ना मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न जो है लॉजिक के आधार पर मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? देखिए कभी पढ़ा हुआ है तो उष्ण कटिबंध के आधार पर नहीं पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जलवायु के आधार पर किया गया है। उत्पत्ति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, तो देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर भी यहाँ पर वनों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश में कितने वन मंडल हैं और सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा, सबसे छोटा वन मंडल कौन है। तो आपका यही ऑप्शन जो है सही है। ना ही आपने क्या है ये वन ग्रामों के आधार पर पढ़ा होगा कभी। दरअसल मैं बता देता हूँ, 5 प्रकार से किया गया, जलवायु के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, प्रशासन के आधार पर और वो आरक्षण इत्यादि के आधार पर। 4 ये हो गए, एक और है जो 5 प्रकार से किया गया। मध्य प्रदेश में वन विकास निगम जो है, अभी जो एमपी जियोग्राफी क्या की थी, महामैराथन क्लास की हुई थी, उसमें देख लीजिएगा 24 जुलाई 1975 जो है लिखाया हुआ था। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से सन 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? तो ये जो है 2001 में जैव विविधता जो है विभाग का गठन किया गया था। हालांकि मैंने ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ, लेकिन मुझे ये पता था, कई बार फैक्ट जो है छूट जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। राजघाट बांध जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या कहेंगे, राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ये भी अपन ने क्या है किया हुआ है, जिसे माता टीला परियोजना भी कह दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो बाणसागर परियोजना बता दीजिएगा भाई। बाणसागर परियोजना क्या है? इन्हीं की जो सम्मिलित परियोजना है। अगली बढ़ जाते हैं। मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भूआकृतिक विशेषता को जो परिभाषित करती है? अब देखिएगा थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है कि जो मालवा का पठार है, ठीक है, जो क्या है, मालवा का
ठीक है, जो मालवा का पठार है उसकी दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से जो है कौन होने वाली है। अब मालवा का पठार देखोगे तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, आपका मालवा का पठार हो जाता है। यहाँ से जो है आपकी क्या हो जाती है, ये नर्मदा नदी हो जाती है, इस प्रकार से नर्मदा नदी, और इधर जो है सतपुड़ा पर्वत जो है हो जाता है। नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे जो है ये सतपुड़ा पर्वत जो है देखने को मिल जाएगा, सतपुड़ा मैदान। तो इसमें जो है कहता है कि भू आकृतिक परिभाषित करती है, मतलब मालवा का दक्षिणी भाग, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है कहीं ना कहीं कह रहा है ये वाला हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा, यही तो होता है ना। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से जो एक पहाड़ी है विंध्याचल पहाड़ी, और विंध्याचल श्रेणी, एक जो है आपकी कैमूर श्रेणी, इस प्रकार से भांडेर श्रेणी, तीन जो है चोटियां हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा को जो है परिभाषित करता है। भाई दक्कन का पठार तो ना होगा, महाराष्ट्र में है। अरावली श्रेणी जो है यहाँ पर पड़ती है, बहुत दूर दूर का, ये भी ना होगा। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा के साइड पड़ती है, ये भी ना होगा। तो आपका ऑप्शन निकल करके आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे जो है कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसकी जो है अपरदित सतहें हैं। हालांकि ये मैंने जो है कभी नहीं पढ़ाया हुआ सीधा क्वेश्चन, तो ये जो है एक ध्यान रखना शब्द, ये टॉर जरूर मैंने बताया हुआ था कि टॉर क्या होती है, कि छोटी छोटी जो वहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, टॉर कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा जो है कम होती है। भाई पूरे भारत की जितनी भी जो है मृदा है ना, उसमें ये खास विशेषता है कि उसमें ह्यूमस की जो है कमी देखने को मिलती है। ह्यूमस मतलब खाद, खाद मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की सभी भारतीय मृदा में कमी देखने को मिलती है। तो किसकी कमी हो जाएगी, आप कहेंगे फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है सही हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस क्षेत्र में स्थित है। कई बार जो है बताया हुआ है कि जिला नहीं पूछा जाएगा, चचाई नामक स्थान पूछा जाएगा, और चचाई दीवा वाला नहीं है। यह चचाई जो है कहाँ का है, अमरकंटक का है, अनूपपुर जिले का है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। भाई लगातार जो है 600 दिन तक जो है चला हुआ है, रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अमरकंटक और सतपुड़ा दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। सतपुड़ा की स्थापना ध्यान रखना 1967 में, 1330 मेगावाट जो उसकी क्षमता है, सारणी बैतूल में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। और ये देखिएगा ताप विद्युत केंद्र कहा था कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कहाँ पर की गई थी, नेपानगर में जो है चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी 1953 में। भाई सब कुत्ते जो है परेशान कर रहे हैं, डोगेश भाई जो है शोर कर रहे हैं। 1953 में जो क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी, नेपानगर में है, मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे छोटा है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, और लास्ट नहीं है अभी, ठीक है, इसके बाद है लास्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश में जो 72% ग्रामीण जनसंख्या है, तो नगरीय कितनी हो जाएगी, 28%। बोलो 28% कहाँ है, यहाँ नहीं है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगी। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आज का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय आंदोलन किया था उसमें देख लीजिएगा, 1938 में हमने किया हुआ था। तो ये हैं हमने जो क्या किए हैं, ये अभी 50 प्रश्न करवाए हुए हैं। ये MPPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको ये विश्वास दिलाने के लिए है, 25 तारीख को जो है ये आपको विश्वास दिलाने के लिए ये क्लास में अपलोड करूँगा कि जो है सुबह के समय पर, यानी कि आराम से जो है आपको रात में क्या करना है, सोना है, और जो सुबह आपको आराम से पेपर देना है। यकीन मानिए जितना जो आपने पढ़ा हुआ है, जितनी कट ऑफ जाएगी उसके अंदर ही जो है रहेगी, आपके पढ़े हुए के अंदर रहेगी, उतने क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, अपना मानसिक संतुलन बना करके रखना है, और अपना जो है दिमाग ठीक रखना है, और भरोसा रखना है अपनी मेहनत पर। अगर ईमानदारी से किया हुआ तो निश्चित रूप से, पहले भी कहा हुआ था कि मेरे भाई शांति से पढ़िएगा, जिस दिन अवसर मिलेगा ना, तो उस दिन मेहनत करने वाला बंदा ना परिणाम को फाड़ देगा। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, क्योंकि भाई हम भी क्या करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और वादा करते हैं कि जिस दिन भी परिणाम की बारी आएगी ना, और जिसमें मेहनत करने वालों का नाम आएगा, जिसमें ईमानदारी से कर्म करने वालों का नाम आएगा, तो उसमें जो है हम जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर क्लास हो जाती है। और एक गलती जरूर नहीं करना है, ध्यान कर लेना है, 100 बार सुन लीजिएगा कि जो है नेगेटिव मार्किंग है MPPSC में। अगर प्रश्न नहीं बनता है, अगर आपके 65 प्रश्न ही सही हो रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, इतने में ही आपको कट ऑफ मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, निश्चित रूप से इस बार कट ऑफ बहुत नीचे उतर करके आएगी, क्योंकि फालतू क्वेश्चन तुक्का वाले अटेम्प्ट नहीं किए जाने हैं अब की बार। और जो कोई करेगा तो फिर उससे 65 से नीचे भी आ जाएगा। तो जितने बन रहे हैं गलती मत करिएगा। अगर 50%, अगर आपके 75 क्वेश्चन 70 से ऊपर अगर सही हो गए हैं, 70 प्लस सही हो गए हैं, तो 50% में भी रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके जो है
75 से ऊपर हैं, 75 प्लस हैं तो एक भी जो है जब तक आपको 100% न पता हो तो तुक्का एक भी मत लगाइएगा। अगर जो है आप 60 तक हैं तो कोशिश करिएगा कि 50% में ही जो है तुक्का लगाइएगा, अन्यथा जो है अगर कुछ भी नहीं पता है तो तुक्का मत लगाइएगा। ये आपको जो है असफलता का कारण बन जाएगा यदि आप जो है आंख बंद करके तुक्का लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में 3 गलत मतलब कि एक क्वेश्चन जो है आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। एक सही जो है आपका चला जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद और हमेशा जीवन में आगे बढ़िएगा, अपने जो है प्रयासों को जो है ऊंचाई पर पहुंचाइएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जीवन में क्या करना, बेहतर से बेहतर की तलाश करना, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना, और टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, जो पत्थर को तोड़ दे 26 अप्रैल को शीशा बनने की तलाश करना। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है ताकि पेपर के बाद में अपन बातें कर सकें। पेपर भी अपन सॉल्व करेंगे और उसमें भी बताएंगे जो है क्या सही होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और सभी चीज़ों पर अपन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।